बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पढ़ के तो देख पे। मेरा नाम है राधिका सहगल और मैं हूँ कामेश वैष्णव। तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? जल्दी से बता देंगे कि मैम हम लोग एकदम बिंदास है, क्योंकि कामेश सर और मैं आ चुके हैं। किस लिए, क्यों आए सर हम आज? देखो मैम, रुचि मैम ने तो पहले से ही बता दिया है कि 10th क्लास क्यों इम्पोर्टेंट है ना। Exactly. लेकिन हम आ गए हैं 11th क्लास के बच्चों के लिए आपको बच्चे बताने। बोलते हैं कि मैम 10th ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 11th में तो मैनेज हो जाएगा, बट ये वहम ना दूर कर लो, क्योंकि कामेश सर इतने सारे फैक्ट्स लेकर आए जिनको हम लोग मिलकर एक्सप्लेन करने वाले हैं कि यार क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या फायदा है 11th में ध्यान से पढ़ने में। 18 घंटे पढ़ाई हो गया, 4 घंटे, सारी चीजें आज के सेशन में सॉर्ट कर लेंगे, है ना सर? बिल्कुल। देखो भाई, जो 10th जो पढ़ के आए हैं उनको लग रहा होगा यार 10th में तो बढ़िया पढ़ा, 90% आ गए, 95% आ गए। 11th का मामला ही अलग है। क्यों मैम? देखो पूरा सिलेबस चेंज हो जाता है। और सिलेबस तो छोड़ो, चलो सिलेबस देखो भी मत, बुक्स देख लो यार। बुक्स मैम इतनी पतली से इतनी मोटी हो जाती है, तो भाई बहुत अंतर हो जाता है। मतलब मैं जब पढ़ती थी ना, मम्मी कहती थी कि बेटा और पढ़ ले और पढ़ ले और हाँ। पढ़ ले, मेरे को लगता था यार इतना काफी है, बट लगता नहीं था, मतलब बाद में पढ़ना पड़ा था इतना ज्यादा। तो देखते हैं कैसे शुरुआत करनी है फिर 11th की। तो यार 11th में ना 3-4 ऑप्शंस होते हैं, पहले ही समझा देती हूँ। आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज को भी कंसीडर करते हैं, राइट? कर लीजिए। तो ये 5 हमारे मोटे स्ट्रीम्स हैं जिसको आप लोग चूज कर सकते हो। ये मत सोचना कि यार डॉक्टर बनना है तो ये ले लूंगा, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है तो ये ले लूंगा। तो थोड़ा सा ना दिमाग को खाली रखो और ध्यान दो। सेशन पे स्टार्ट कर दे। चलो सर स्टार्ट कर देते, देर नहीं करते। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट हमारे सामने क्या निकल के आ रहा है बच्चे? देखो, क्लास 11th आपको क्लास 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करता है। इसका क्या मीनिंग है भाई? कि देखो, अगर आप क्लास 11th में हो तो इसका मतलब क्या बनता है? अगले साल आप क्लास 12th में जाने वाले हो, और क्लास 12th होता है बोर्ड, और बोर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसा कि सभी को पता है। और 12th इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आगे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देने होते हैं। लेकिन उसके इम्पॉर्टेंट होने से 11th की इम्पॉर्टेंस ख़त्म नहीं होती है। 11th का अपना ही इम्पॉर्टेंस है, और उतना ही इम्पॉर्टेंस, और कई जगह में तो 12th से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। क्यों मैम? क्लास 11th अगर हम देखें तो अगर आप क्लास 12th को पढ़ना चाहो तो पहले आपको 11th को अच्छे से कवर करना तो मतलब पड़ेगा। मोटा सर का कहना है कि नींव रख देती है भाई 11th 12th Exactly. क्लास के लिए। तुमने जो 12th में पढ़ना ना उसका आधा तुम लोग 11th में कवर कर लोगे। किसको चाहिए भाई रात भर पढ़ना? तो अभी 11th में पढ़ लो ढंग से, 12th में थोड़ा आसान हो जाएगा। सॉर्टेड है प्रोसेस। फिर ठीक है। उसके बाद हम लोग, यार सर ना बना कर लाए तुम लोगों के लिए, बहुत मेहनत लगे, तो ढंग से देख लेना, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद। यार प्रॉब्लम क्या है हमारी? प्रॉब्लम है कि यार हमको ना ज्यादा नहीं पढ़ना। दूसरा पॉइंट आ जाते कि मैम हमने ना 11th में पढ़ाई नहीं की तो 12th में कैसे कर लें? तो फैक्ट है कि भाई 11th में तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, 12th में यूं हो जाएंगे तुम्हारे क्वेश्चंस, चाहे वो मैथ्स हो चाहे कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी हो। बेस क्लियर होगा तभी तो भाई बिल्डिंग बनाओगे ना। बिल्डिंग कैसे बनेगी वरना? तो मेक श्योर कि आप लोग 11th को ढंग से पढ़ लें, है ना? देखो बेटा, 10th में जो आप पढ़ते हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो उसमें आप सॉल्यूशन करते हैं, और कोई भी चीज़ पढ़ो, चाहे थ्योरी पढ़ो, जैसा भी चीज़ें पढ़ो, वहाँ पे क्या होता है, उसका लेवल काफ़ी अलग होता है। अगर आप क्लास 11th में आते हैं तो उसका लेवल काफ़ी अप हो जाता है। वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं उसके लेवल ऐसे होते हैं जो कि 10th में आप मैच नहीं कर सकती। 10th का लेवल उसके मुकाबले काफ़ी कम होता है। लेकिन जब आप जाएंगे 11th में तो आपको चीज़ें नई मिलेंगी, प्रॉब्लम्स नए मिलेंगी। और अगर आप वहाँ सीख गए, क्लास 11th में सभी चीज़ों को सीख गए, तो आपको कहाँ फ़ायदा होगा? जैसे कि पहले बोला था, 12th में फ़ायदा होगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में फ़ायदा होगा। कहा ठीक तो है? जाता है कि मतलब पहले ये होता था अभी ये होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग ना 6-6 रुपए में समोसा खा लेते थे, ना? और अभी देखो यार 10 रुपए में भी ना ढंग का समोसा। वो बोलते कि मैडम महंगाई बढ़ गई, तुम भी तो अपग्रेड करो भाई, महंगाई बढ़ गई, तुम भी अपग्रेड करो अपने आप को। आ गए 11th में तो ढंग से पढ़ाई कर लो। Exactly. है ना? बिल्कुल। यार सब चीजों के प्राइस बढ़ा ना, अपने भी बढ़ाओ, थोड़ा सा दिमाग का नॉलेज बढ़ाओ, इतना तो कर सकते हो। आगे देख लेते कि सर ने और क्या लिखा है भाई। चलिए, फिर है कॉन्फिडेंस बूस्टर। ओके, मैम बताएंगी। ओके ठीक है। यार देखो, तुम्हारे सब्जेक्ट्स अपनी जगह हैं। तुम्हारे पास अगर कोई पूछने आएगा क्या तुझे क्वेश्चन आता है, तुमको मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता, कितना अजीब लगेगा कि यार मतलब इतना पढ़ा हूँ तब भी क्वेश्चन नहीं निकाल पा रहा। और अगर दूसरा सिनेरियो देखे, तुमको सब आता है, तुमको कॉन्फिडेंट नहीं फील होगा कि यार ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये क्वेश्चन भी कर लिया, ये भी आता है, अलग ही कॉन्फिडेंस बन जाता है। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है।
मतलब अगर मैं यहाँ पर फटाक से एकदम तुरंत 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 इंग्लिश में बोलते जाऊँ, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अरे यार क्या बड़ी इंग्लिश बोल के गई। और एक तरफ है मैं बस यार आई एम ऐसे ऐसे बोलो तो कितना अजीब लगेगा ना, सर भी सोचेंगे यार इंग्लिश टीचर है, इसको तो बोलने ही नहीं आता। तो इसलिए कॉन्फिडेंस में ना बहुत हेल्प करेगा आपके 11th, आगे जाके आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। सारा फंडा बेसिक्स का यार, 11th बेसिक्स के लिए है। अभी कर लो ढंग से, ठीक है बेटा। अगर आप 11th अच्छे से पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आपका ऊपर आ जाएगा। चलो भाई अगला पॉइंट देख लेते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के बारे में सोचने का टेंशन नहीं। भाई ये तो सबसे सही पॉइंट लगता है मेरे को, क्यों मैम? यार टेंशन ना, मुझे लगता है कि अभी मतलब हम लोगों ने 10th को पढ़ाया ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं आखिरी दिन तक भी पढ़ा रही थी ना बच्चे, मैम टेंशन हो गया, मैम टेंशन हो गया। लाइक अरे बेटा सब तो पढ़ लिया, टेंशन होगी बट ये रहेगा कि तुमको सब आता होगा। फर्क इतना आ जाएगा कि टेंशन होगी बट तुमको सब आता होगा, और एक है कि तुमने कुछ पढ़ा नहीं, वो वाली टेंशन के लिए हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे सर। बिल्कुल। अब एक रात पहले तुम आगे ये कि मैम सब पढ़ा दो एकदम से, कैसे पढ़ाएंगे? तो इसीलिए अभी से शुरुआत कर दो। नया सेशन है, नई शुरुआत है, इंग्लिश तो सबके लिए है। और सर आप लोगों की यार बेसिक्स सब कुछ अच्छा कर देंगे, बेसिक्स हो गए, एडवांस हो गए, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप बोर्ड में जाते हो ना तो उसका प्रेशर ही अलग होता है, लेकिन 11th आपका बोर्ड नहीं है। खास बात ये है, अगर आप 11th को देखो बोर्ड नहीं है तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ सकते हो, अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हो। जब आपका बोर्ड आएगा बेटा तो आप वहाँ बहुत ईजिली उसको अडॉप्ट कर पाओगे और बिना टेंशन के 12th को पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है मैम? अपने लिए सही स्ट्रीम चुनने का समय। यार तो ये जो स्ट्रीम वर्ड है ना, ये हम आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेड की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। हम चाह रहे हैं कि 11th में मान लो तुम लोगों ने ले लिया नॉन मेडिकल, तुम्हारे पास साइंस वाली स्ट्रीम है, अब आगे जाकर तुमको बीटेक में जाना है। कुछ लोग बीएससी में जाते हैं, कुछ लोग बीटेक के अंदर वैरायटी देखते हैं कि मैकेनिक करूं या फिर और कौन सी होती है सर, कंप्यूटर साइंस होती है, और कौन सी होती है मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं बेटा। इंजीनियरिंग की बस बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप बीएससी भी कर सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी अलग से बना देंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि भाई आप अगर 11th में हो तो आपको जाना किस साइड है, ये आप डिसाइड करने के लिए इनफ कैपेबल हो जाते हो जब आप 11th में आ जाते हो। क्योंकि जब 10th में रहते हो तो 10th में क्या करते हो आप देखते हो कि आपको साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, किधर जाना है आप ये देखते हो। जब आप 11th में आ जाते हो तब आपके पास 2 साल का टाइम होता है 11th और 12th ये सोचने के लिए कि आपको जाना किस साइड है। आपको कंपटीशन एग्जाम निकाल के आईआईटी क्लियर करना है या आपको किसी बीएससी वाले कॉलेज में जाना है और कोई प्रोफेसर बनना है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम की बात कर लो, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लो, आपके पास इस चीज़ को सोचने के लिए ये 1 से 2 साल का टाइम होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है आपके लिए। अगले पॉइंट में बढ़े मैम। ओके। आपको आपकी ताकत और कमजोरी का पता चलेगा। यार मेरी तो कमजोरी बचपन से मैथ्स थी। आई एम सॉरी बट मुझे मैथ से ऐसा लगता था कि यार मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है, मम्मी मुझे बुखार हो रहा है, मम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। और अभी भी आई फील कि यार मैथ्स ना थोड़ा सा है, क्योंकि मुझे उतना ध्यान देना भी नहीं पड़ा क्योंकि मैंने मैथ्स ली नहीं थी। भाई मैं डर गई थी और मैंने मैथ्स नहीं ली। बट तुम्हारे पास से मौका है, तुम्हारे पास टीचर्स हैं कि तुम लोग चूज कर सको कि यार मैथ्स अभी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आने वाले 3 महीनों में जितने डाउट्स है सर से पूछ लिए, रुचि मैम की हेल्प ले ली, इंग्लिश में मैं हूँ, तो आपके पास मेंटोर है कि यार ये चीज ऐसे होगी। तो अभी कमजोरी और स्ट्रेंथ पता कर लो ताकि आगे जाके कमजोरी स्ट्रेंथ बन जाए। इतना तो कर सकते हैं। सर मानने की बात है, मैं मैथ्स ले लेती तो शायद कर लेती, मतलब बिल्कुल कर लेती, क्यों नहीं कर पाती। लेकिन देखो अगर आप जैसे 11th में होते हो और जैसे 12th की भी साथ में ही बात कर लूँ तो आपको पता चल जाता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे हो। और पूरी सब्जेक्ट की भी बात मत करो, सब्जेक्ट के किस पोर्शन में काफ़ी अच्छे हो, है ना। अगर आप जैसे बड़ी लेवल की बात करो, अगर आप एमएससी करते हो, है ना, एमटेक करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है, एक स्पेसिफिक पोर्शन लेना होता है, ठीक है। उस स्पेसिफिक पोर्शन से आप या तो एमएससी करोगे या एमटेक करोगे, है ना। तो उससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है इसी लेवल पे कि भाई ये वाला मेरे को बहुत ईजी लगता है। फिजिक्स की चलो बात कर लेते हैं। फिजिक्स में मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, अलग अलग पोर्शन होते हैं। 11th-12th में भी आप ये पढ़ने वाले हो तो भाई आपको पता चल जाएगा कि आपको किस साइड इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 11th इसलिए भी काफी जरूरी हो जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर होंगे सर। Okay. मुझे नहीं लगता कि यार
इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ना कभी भी कवर हो पाते हैं, हाँ, क्योंकि exactly. बच्चों को लगता है कि यार जो सर ने पढ़ाया वो सर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से कुछ और इम्पोर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए तुमको क्या करना है, एक चीज अभी से बता रही हूँ कि ये चैनल तुम्हारा है, हम यहाँ सिर्फ तुम लोगों को बिल्कुल। गाइड करेंगे, समझाएंगे, तुम्हें ऊपर लेकर जाना है हमारा मोटिव, बट ये चैनल तुम्हारे लिए है, तुम्हारा है। तो मेक श्योर कि आप लोग अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैम हमको ये चीज चाहिए, इस पर वीडियो चाहिए, ये बिल्कुल। टॉपिक चाहिए। तो यार अपनी चीजें ना क्लियर रखो, हम लोग यार बॉन्डिंग अच्छी रखेंगे तो तभी तो आगे जा पाएंगे सर, है ना। बिल्कुल। तो सजेशंस में कमेंट सेक्शन में मतलब मेंशन कर दो कि मैम अगली वीडियो ना इस पे चाहिए, काम है सर आप ना ये चीज हमें बता दो, इजी हो जाएगा, बता देना कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल। ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे अगला पॉइंट हम जल्दी से देख लेते हैं, क्या है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ने का सबसे अच्छा समय। यार हमारी जो ऑडियंस है बच्चों, मतलब हमको ना, मुझे लगता है मैं बचपन में मतलब देखती थी कि यार बच्चों को ना आईएएस बनने का बहुत शौक होता है, और अब आगे ना दिख रहा है कि आईएएस लवर, आईएएस यूपीएससी ऐसे Yes. नाम रखते हैं यार बच्चे। आई हैव सीन दिस थिंग कि बच्चों का ना एम सेट होता है कि यार मुझे ना बीटेक करनी है तो किसमें करनी है, एमटेक करनी है तो किसमें करनी है, नहीं तो मुझे जाना है सीधा यूपीएससी की कोचिंग के लिए, एसएससी के लिए कुछ करना है। तो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ना बेस यहाँ पर है, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल। बहुत है। 11th ना टाइम तुम्हें बहुत देती है, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ लो, बट उसका बेस यहीं से बनेगा। 11th में जो पढ़ोगे आता है ना आई गेस बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिल्कुल में। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है 11th। और बेटा अगर चलो मैं आर्ट्स की भी बात करूं, चलो ठीक है आर्ट्स की बात कर लेते हैं, तो अगर आप आर्ट्स में जानते हैं आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो कहाँ काम आता है आपको, यूपीएससी में काम आएगा। ठीक है, अगर आप कॉमर्स लेके पढ़ते हो तो कॉमर्स के सब्जेक्ट कहाँ काम आते हैं यार भाई, बैंकिंग सीए में बनते जा हैं बैंकिंग में, सकते हो, CS उसमें बन काम सकते आता हो, और है ना। इतनी बढ़िया सैलरी देते हैं यार, बिल्कुल। मतलब कभी तो मोटिवेशन देता है यार हाँ, सर, पैसे yes, ना yes, कभी ना पैसे कभी भी तो मोटिवेशन मोटिवेशन है, बिल्कुल। एग्जैक्टली। तो पैसे तो छोड़ो यार, इज्जत, रुतबा, शांति, सुकून सब मिल जाएगा। तो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तुमको 11th में टाइम मिल जाएगा मोटा मोटा, ताकि आप अपना गोल सेट कर सको। नहीं हो रहा हमें बताओ कि मैम हमको क्या करना चाहिए, होता है यार इस एज में, इट्स फाइन कि मैम समझ नहीं आ रहा क्या लूं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो यार। हम लोग अपने ग्रुप्स के लिंक आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं, ताकि आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकें कि मैम बिल्कुल। हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। सॉर्टेड। बेटा देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके साइंस की, आपके मैथ की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कौन कौन से हैं मैम, देखो जेई है एक तो, और नीट है अगर मोटा मोटा लूँ, उसके अलावा हमारे पास हमारे स्टेट के कुछ एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो मैं सभी का ओवरऑल एक बात करने वाला हूँ कि भाई जो हमारे जैसे जेई है, फॉर एग्जांपल जेई है तो इसमें 11th का पोर्शन और 12th का पोर्शन सभी के सिलेबस यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मैथ की जेई के लिए, तो बच्चे देखो 11th में कितना लिखा है, देखो 40 to 45% जो सिलेबस है वो लगभग 11th का मैथ के लिए इतना आ जाता है, और 12th का 55 से 60% बेटा यहाँ पे कवर करता है। तो मतलब बिल्कुल। अभी से पढ़ना पड़ेगा तुमको, तो यार सीरियस हो के, मैं सोच रही थी थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास, नहीं है नहीं है नहीं है, बिल्कुल। पढ़ो। अब बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 40-45% लिखा बस है, इसके अलावा एक और चीज़ है जो एडवांटेज देता है आपको 11th, अगर आपका 11th अच्छा है, वो एडवांटेज क्या है कि 11th का जो सिलेबस है वो आपको कहाँ हेल्प करता है, डायरेक्ट हेल्प करता है आपके 12th में। तो अगर आपका 12th का भी जो सिलेबस है उसको आपको अच्छा करना है तो आपको 11th अच्छा करना ही पड़ेगा। तो इसको 40-45% मत समझो, इसको ज़्यादा समझो, इससे कहीं ज़्यादा है उसका वैल्यू। ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ कि लगभग 40-45% तक के क्वेश्चंस जो है आपको जेई में दिख जाते हैं, किससे, मैथ से। ठीक है मैम, अगला हमारे पास सब्जेक्ट आता है फिजिक्स, रुचि मैम इसे पढ़ाने वाली है। फिजिक्स तो पूरा का पूरा ही मान लो 50% तो तुम्हारा ही रहे, बाकी का 50 अपने लिए पढ़ लो, अपना ज्ञान भी तो जरूरी है। बिल्कुल। 50 से तुमने चलो जेई को दे दिया कि भाई 50% तो जेई में आएगा, 50 अपने लिए रख लो, कल को भाई बहन को पढ़ा देना। और उसके बाद केमिस्ट्री भी यार 40 to 45 और 55 to 60, माय गुडनेस, मुझे लगता है 11th का ही सारा पोर्शन या 12th का ही पोर्शन जेई में डाल देते हैं, बिल्कुल। है ना? तो ये जो है 11th का 50% का मीनिंग क्या है यहाँ पे मैं बताता हूँ, 11th का 40-45% का मीनिंग क्या है यहाँ पे बताता हूँ। सिलेबस तो पूरा आता है, ठीक है, 11th का पूरा सिलेबस इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, लेकिन जो जेई का पेपर आता है उसमें कितना पोर्शन 11th के ओवरऑल सिलेबस कवर करता है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है 50% और ये 50%। वैसे ही फॉर केमिस्ट्री 40-45%, 50-55%। बेटा ये डाटा पिछले 2-3 साल से लिया गया है, ठीक है, पिछले 2-3 साल से लगभग ऐसे ही फॉलो हो रहा है।
चलो मैम नीट की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। यार नीट के लिए ना मुझे मतलब मन था कि मैं मेडिकल लूँ, बट मम्मी ने लेने नहीं दिया क्योंकि 18-19 घंटे पढ़ाई तो पहले ही बोल दी गई थी। तो तुम लोग रेडी हो जाओ कि तुमको पढ़ना है, और अगर तुमको डॉक्टर बनना है तुम जान बचाओगे लोगों की, समझ लो। उसके लिए Exactly. खुद को तो उतना केपेबल होना पड़ेगा ना। तो रेडी हो जाओ। इसमें सिलेबस कैसा रहता है आप लोगों का? बायो में 11th क्लास का जो रहेगा वो 40% रहेगा और 60% 12th को। और अगर तुमको डेटा नहीं देखना, मोटा मोटा मान लो 50%। डेटा हाँ। नहीं चाहिए कि यार ये मैम बोल डेटा सकते हो आप। समझ नहीं आता, 50% लगभग तो आएगा, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिजिक्स में 45 और 55 हो गया, केमिस्ट्री में 40 से 45 और 12th में 55 से 60। मतलब तुम समझ लो 11th नींव रख रहा है 12th की, और 11th-12th मिल के तुम्हारा क्लियर करेंगे जेई नीट। तुम में से आधे से ज्यादा बच्चों का गोल होगा, है ना सर। अभी से बन बिल्कुल जाते गोल तो बिल्कुल। क्या आगे जाकर करना क्या है। अगर तुमने मेडिकल ली तो तुमको नीट देना है, नहीं ली तो जेई में जाना है, और उससे भी नहीं ली तो कॉमर्स से बैंकिंग में तो जाओगे, नहीं तो कुछ ना कुछ तो करोगे जिसमें दिमाग तो खपेगा यार। यार कंपटीशन एग्जाम तो हर जगह है, Exactly. कहीं ऐसा नहीं है कंपटीशन एग्जाम हो। अगर आपको बीएससी भी चूज करना है और बीएससी में अच्छे कॉलेज में जाना है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है उनमें जाना है, Exactly. तो भाई आपको यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम तो फेस करना ही पड़ेगा। तो दिल्ली उससे तो आप बच नहीं यूनिवर्सिटी सकते। रखती है, आईपी रखती है, इतने सारे कॉलेजेस है, जितने बड़े बड़े कॉलेजेस है ना, देखी पेन एंट्रेंस टेस्ट की भाई तुमको अंदर लाएं तो क्यों लाएं, क्यों लाएं? कुछ तो है इस बिल्कुल। बच्चे में। इसीलिए कर लो यार पढ़ाई, मतलब हाई टाइम है। हम दोनों इसीलिए आए हैं कि तुमको समझा सकें कि यार बहुत इंपॉर्टेंट 11th। हवा नहीं बना रहे बट बिल्कुल। फैक्ट्स बता रहे हैं। और ये नहीं बोल रहे हैं कि टफ है ना मैम। Exactly. ये नहीं बोल रहे हैं कि टफ है। होता क्या है, जब आप 11th आते हो तो आप 10th से आए होते हो। 10th क्या होता है 11th के मुकाबले थोड़ा इजी है, इस कारण आपको लगता है कि 11th टफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस 11th में सिलेबस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यार आप भी तो बड़े हो गए हो, है ना मैम। Exactly. आप भी बड़े हो गए हो, सिलेबस बड़ा हो गया, बस इतना ही है। बाकी कोई टफ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और हम हैं, अगर दिक्कत है तो यहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है। Exactly. तो यार फिर आई होप सेशन समझ आया, बढ़िया लगा। छोटा सा तो सेशन था, मजे आए होंगे। तो मेक श्योर क्या करना है सर, फिर हम यूट्यूबर्स बन जाते थोड़ी देर के Yes, लिए। बिल्कुल। लाइक शेयर शेयर और और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट कि तुम लोगों की कोई भी चीज मिस हो। धीरे धीरे ना हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएंगे कि क्लासेस कैसे स्टार्ट होंगी, टाइम टेबल आपको शेयर कर देंगे, बट उसके लिए रेगुलर रहना पड़ेगा। बिल्कुल भाई। रहोगे या नहीं कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, ठीक है। और जल्दी जल्दी यार सब्सक्राइबर बढ़ा दो हमारे, ठीक है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंच जाए। जल्दी से जल्दी सभी के साथ शेयर भी कर दो। हजारों प्रॉब्लम्स है बच्चों के पास, तो बिल्कुल। इसीलिए अपने दोस्तों में बातचीत कर लो, मतलब यार डील वील रख लो कि हाँ हम लोगों को पढ़ना अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं। बाय बच्चों, टेक केयर।